नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शर्मा जी जीएस अड्डा में। बिहार स्पेशल सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज इसका नेक्स्ट पार्ट है। हालांकि हम लोग अभी देख रहे हैं मौर्य एम्पायर, और मौर्य एम्पायर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चन का हम लोग मतलब एक कंक्लूजन देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। और भविष्य में जो भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, अदर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में आपका इस मौर्य एम्पायर से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपका इसी वीडियो से ही बनेगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि ये जो भी आप लोग को सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है ये कोई एक दो बुक का कंक्लूजन नहीं है, ये लगभग 4-5 बुक का कंक्लूजन इसमें डाला जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य। हालांकि हम सभी जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था, तो 321 ईसा पूर्व से लेकर कब तक था, 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का शासनकाल माना जाता है। 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का शासनकाल माना जाता है। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 321 से 298 तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य किसके सहायता से किया था, तो चाणक्य कौटिल्य के सहायता से किया था मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अब यहाँ तक तो हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तक की यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य तक हम लोग देख चुके हैं। और आज देखेंगे हम लोग बिंदुसार। हालांकि बिंदुसार से कुछ ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन जो भी बनता है क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करेंगे। क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका अशोक से पूछा जाता है, और अशोक को हम लोग थोड़ा डीपली में देखेंगे। चलिए देखते हैं पहले बिंदुसार। तो बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, 321 से 298 ईसा पूर्व माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जब श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जब संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था कौन, बिंदुसार, या उसका उत्तराधिकारी कहे तब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी आपको ऑप्शन में दे देगा, अशोक दे देगा, बिंदुसार दे देगा, बृहदत्त देगा, कोई भी मतलब दे सकता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे उसका जो सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बिंदुसार। हालांकि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, बेटा कहे तब, या चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कहे तब, दोनों सेम ही होगा। तो बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। अब इसका जो शासनकाल है, इतने में जो क्वेश्चन बनता है हम लोग देखते हैं पहले। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, यहाँ तक तो क्लियर है। अब बिंदुसार को किस किस नाम से जाना जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य को भी किस नाम से जाना जाता है, अशोक को किस नाम से जाना जाता है, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर अगर अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योर है। देखिए, बिंदुसार को वायु पुराण में मद्रसार के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को वायु पुराण में मद्रसार के नाम से जाना जाता है। चल रहा है। बिंदुसार को वायु पुराण में मद्रसार के नाम से जाना जाता है, और जैन साहित्य में बिंदुसार को सिंह सेन के नाम से जाना जाता है। देखिए, जैन साहित्य में सिंह सेन के नाम से जाना जाता है, और वायु पुराण में मद्रसार के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिंदुसार को जैन साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, तो बिंदुसार को जैन साहित्य में सिंह सेन के नाम से जाना जाता है, जबकि वायु पुराण में मद्रसार के नाम से जाना जाता है। किसको, तो बिंदुसार को। और हालांकि यूपी पीसीएस का जब क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा तो उसमें यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हालांकि यूपी पीसीएस के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि बिंदुसार को जैन साहित्य में किस नाम से जाना जाता था, तो बिंदुसार को जैन साहित्य में सिंह सेन के नाम से जाना जाता था। वही वायु पुराण में इसको मद्रसेन के नाम से जाना जाता था, मद्रसार के नाम से जाना जाता था।
ठीक है। और थेरवाद परंपरा के अनुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। हालांकि जैसे वो कौन सा भारतीय इतिहास में शासक हुआ जिसने अपने अंतिम समय यानी कि जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। पिछले वाला भी सेशन में बताए हुए थे कि अंतिम समय में कौन स्वीकार किया था, तो वही किया था चंद्रगुप्त मौर्य किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन बिंदुसार के बारे में पूछा जाता है कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था, तो बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, और ये आप प्रमाण तो मिलना चाहिए ना कि हाँ यदि अगर बिंदुसार जैन धर्म का ब्राह्मण धर्म का अनुयायी है तो उसका प्रमाण कोई तो कोई मिलेगा। पहले तो ऐसा नहीं कि लिखा हुआ मिलता था, पहले अभिलेख मिलता था। तो अभिलेख के माध्यम से देखिए थेरवाद परंपरा के अनुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था कौन, बिंदुसार। और बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी ही था। अब इसके शासन काल में देखिए होता क्या है कि मिस्र का शासक एंटियोकस था। जिस समय मगध का जो राजा था कौन था, बिंदुसार। उस समय मिस्र में शासक कौन था, एंटियोकस था। मिस्र का शासक एंटियोकस था और उसका जो राजदूत था, राजदूत का नाम था डायमेकस। अब एंटियोकस का राजदूत था डायमेकस और डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायमेकस किसके शासन काल में भारत आया था, तो डायमेकस बिंदुसार के शासन काल में भारत आया था। और डायमेकस कौन था, एंटियोकस का राजदूत था। और एंटियोकस कौन था, एंटियोकस आपका मिस्र का शासक था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे देखेंगे कि बिंदुसार, देखिए बिंदुसार के द्वारा जो सीरिया था ना, सीरिया के शासक से, हालांकि बिंदुसार का जो संबंध था ना पश्चिमोत्तर भारत का, उधर जैसे सीरिया हो गया, मिस्र हो गया, इससे उसका संबंध बहुत बढ़िया था, यानी कि बहुत आगाढ़ था। लेकिन नहीं होता है, दोस्ती वाला संबंध था। इसके कारण क्या किया था बिंदुसार सीरिया के शासक से अब मांगता है मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक विद्वान मांगा। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सीरिया के शासक द्वारा मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक विद्वान का डिमांड किसके द्वारा किया गया था, तो बिंदुसार के द्वारा किया गया था। बिंदुसार के द्वारा ही सीरिया के शासक से मीठा मदिरा, सूखा अंजीरा और एक विद्वान का डिमांड किया गया था कि आप मेरे पास इतना इतना चीज भेज दीजिए। अब डिमांड तो किया, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि डिमांड करेगा तो पूरा सब चीज भेज ही देगा। अब सीरिया के शासक करता क्या है, सूखा अंजीरा और मीठा मदिरा को भेज देता है, लेकिन विद्वान को नहीं भेजता है। अब विद्वान को इसलिए नहीं भेजता है ना कि उसका कहना था कि ये मेरे धर्म के खिलाफ है कि हम अपने विद्वान को किसी के यहाँ भेजे, चाहे अपने आदमी को ही किसी के यहाँ भेज दे, ये मेरे धर्म के खिलाफ है, इसलिए वो विद्वान को नहीं भेजता है, लेकिन सूखा अंजीरा और मीठा मदिरा को बिंदुसार के दरबार में भेज देता है। हालांकि विद्वान छोड़ सब चीज भेज देता है। अब बिंदुसार के ही दरबार में आजीवक संप्रदाय रहते थे। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय किसके दरबार में रहते थे। हालांकि देखिए पूरे अगर इतिहास आप लोग पढ़ते हैं तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आजीवक संप्रदाय किसके दरबार में रहते थे। हालांकि अशोक के दरबार में थे, लेकिन दरबार में नहीं रहता था आजीवक संप्रदाय, उसका एक अलग निवास स्थान था, उसमें अपना आजीवक संप्रदाय रहता था। लेकिन बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय उसके साथ ही रहता था दरबार में। बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय रहते थे। पिंगलवत्स नामक भविष्यवक्ता भी रहता था। बिंदुसार के दरबार में पिंगलवत्स नामक भविष्यवक्ता रहता था, प्लस में आजीवक संप्रदाय भी रहता था। यहां से दो क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या क्या, बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय रहता था और पिंगलवत्स नामक भविष्यवक्ता भी रहता था। ये आपका एमपीपीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है कि पिंगलवत्स नामक भविष्यवक्ता कहाँ रहता था। तो पिंगलवत्स नामक भविष्यवक्ता कहाँ रहता था, तो वो बिंदुसार के दरबार में रहता था। देखिए ये घटना चक्र का बुक
इसमें आपको पूरा यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडाइवल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री, उन सभी क्वेश्चन का संग्रह आपको इसमें मिलेगा। हालांकि अगर आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, इसमें आपका हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें आप लोग एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं, अपने से अपने हिसाब से चेक करिए, देखिए कि हाँ इस क्वेश्चन को पूछा गया है नहीं पूछा गया। हालांकि एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, पिंगलवत्स नामक भविष्यवक्ता कहाँ रहता था, तो पिंगलवत्स नामक भविष्यवक्ता आपका बिंदुसार के दरबार में रहता था। और आजीवक संप्रदाय भी कहाँ रहता था, आजीवक संप्रदाय भी बिंदुसार के दरबार में ही रहता था। ठीक है, इतना आपका बिंदुसार से क्वेश्चन बनता है। हालांकि इससे बाहर आपका बिंदुसार से क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसके लिए आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहिए। हाँ, क्वेश्चन जहां जहां से बनेगा हम खुद कवर करवा देंगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और शायद पूछा जाएगा भी। अब आता है अशोक। देखिए, अशोक का शासनकाल माना जाता है 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार तो हो गया, बिंदुसार का कहानी खत्म। अब इसका पुत्र था अशोक। ठीक है, अब अशोक का शासनकाल कब से कब तक था, तो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, अब अशोक का शासनकाल तो 273 से 232 हो गया, इसका शासनकाल है। लेकिन क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ देगा कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ। अब यहाँ देखिए, अब जो रट्टा मारे हुआ है कि नहीं 273 से उसका शासनकाल है 232 तक, तो हो सकता है कि 273 में उसका राज्याभिषेक हुआ होगा। जो वन लाइनर फैक्ट रटे हुआ है, चाहे जो लूसेंट देखता है, उसके लिए ये तो दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, किसी भी टॉपिक को पूरे मतलब डिस्क्राइब कर कर पढ़ना होगा। 273 में उसका शासनकाल आता है, गाना जाता है, लेकिन 269 में उसका राज्याभिषेक होता है। कब होता है राज्याभिषेक अशोक का, तो 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में क्या होता है, इसका अशोक का राज्याभिषेक होता है। अब इस 4 साल करता क्या है, देखिए 4 साल हुआ क्या कि जब बिंदुसार जब डेट किया, ठीक है, बिंदुसार का जब शासनकाल खत्म होता है, तो ये अशोक एक भाई नहीं था, ये मतलब भाई तो बहुत था, प्लस में बदमाश था। अब ये बड़ा वाला लड़का था नहीं कि इसको राजा बना दिया जाए, ये छोटा था, मझला था, उसी में था। अगर बड़ा रहता तो राजा बन जाता, और ये मझला था। और इसमें था कि माने मैन पावर, इसके पावर अधिक था, मैन पावर इसके पास बहुत था। अभी सोचता है कि नहीं कि मगध का राजा हम बने। ठीक है, मगध साम्राज्य का शासनकाल मेरे हाथ में आया। तो ये 4 साल ये अपने भाई से ही लड़ाई करता है, माने भाई सबसे ही युद्ध करता है और भाई सबको ही मारता है, मतलब मार काट करके जो भी हो, भाई सबको पराजित करने में इसको लगता है 4 साल कंटिन्यू। अब उसी 4 साल के अंदर मतलब जो अंतराल है, यही कारण है कि 4 साल तक इसका राज्याभिषेक नहीं हो पाया था। 273 में इसका शासनकाल स्टार्ट होता है, लेकिन 269 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है, यानी कि शासनकाल से 4 साल बाद इसका राज्याभिषेक होता है। कारण क्या है कि भाई सबसे अपना युद्ध करता है, किसके लिए, सिंहासन के लिए युद्ध करता है। अब इसको सिंहासन कब मिलता है, तो 269 ईसा पूर्व में इसको सिंहासन मिलता है, किसको, अशोक को। अब अशोक से क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, भाब्रू जो अभिलेख है ना, भाब्रू अभिलेख से ये पता चलता है कि अशोक मगध का राजा था। अब पहले क्या अभिलेख मिलता था, पत्थर पर खुदाई मतलब लेख मिलता था, लिखा हुआ मिलता था, शिलालेख मिलता था। आज के डेटा ऐसा तो नहीं कि छपाई पहले मशीन रहता था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मगध का राजा अशोक था। ठीक है, मानते हैं, हम लोग इतिहास ही ना पढ़ रहे हैं, तो इसका प्रमाण बताइए कहाँ से मिलता है। तो इसका प्रमाण है कि जो भाब्रू शिलालेख है ना, भाब्रू शिलालेख से प्रमाण मिलता है कि मगध का राजा अशोक को माना जाता है। क्वेश्चन यहां से बनता है कि भाब्रू शिलालेख से मगध का राजा को, अशोक को मतलब चिन्हित किया जाता है भाब्रू शिलालेख के अनुसार ही। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बनता है कि मस्की गुर्जरा नेटूर उदगोलम अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है।
एक तो हो गया कि भाब्रू शिलालेख से क्या मिलता है, मगध का राजा अशोक था, इसका प्रमाण मिलता है। लेकिन अशोक का नाम अशोक था, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, ये भी क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। तो खास कर जो पूछा जाता है, अब बीपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या यूपी पीसीएस का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप ये दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा दोनों पीसीएस का, तो आपको इसमें मिलेगा। खासकर पूछा जाता है मस्की और गुर्जरा, ठीक है, ये दो मतलब इसको स्टार लगा लीजिए, ये दोनों इंपोर्टेंट है, ठीक है, मस्की और गुर्जरा। हालांकि नेटूर और उद्गेगोलम का ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है जब नहीं पूछा जाता है पूछ भी सकता है, इसीलिए इसको लिख दिया है। खासकर पूछा जाता है मस्की और गुर्जरा, मस्की और गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब अशोक को आगे चलते हैं। देखिए सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अब हुआ क्या, अशोक का हो गया। अब सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते समय अशोक विदिशा में रुक जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, सिंहली अनुश्रुति है, अब उसके अनुसार, हालांकि देखिए क्वेश्चन बहुत हिस्ट्री में बहुत फंसाता है कि बताइए किसके अनुसार, इसका प्रमाण कहाँ मिला, वो कहाँ मिला, डेट कहाँ मिला, ये सब थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन होता है। तो सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक क्या करता है कि उज्जैनी जाता है, मतलब अशोक अपने शासन काल में उज्जैनी जाता है, ठीक है। अब उज्जैनी जाते समय वो विदिशा में रुक जाता है, विदिशा एक जगह का स्थान का नाम है, विदिशा में रुक जाता है। अब वहां रुकता है ना, तो वहीं पर वो श्रेष्ठी की पुत्री, वहां कोई राजा था श्रेष्ठी नाम का, उसकी पुत्री का नाम है देवी, ठीक है, पुत्री का नाम है देवी। अब वो देवी से विवाह करता है। अब इसका प्रमाण कहाँ मिलता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका प्रमाण मिलता है आपका सिंहली अनुश्रुति। हालांकि इसको देखिए स्टेटमेंट के हिसाब से दे दिया जाएगा क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या देगा कि उज्जैनी जाते समय अशोक विदिशा में रुकता है, जिसे अपना श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह करता है। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है, तो इसका प्रमाण मिलता है सिंहली अनुश्रुति, ठीक है। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते समय अशोक कहाँ रुकता है, विदिशा में रुकता है। और वहां श्रेष्ठी की जो पुत्री थी, श्रेष्ठी राजा था, वो राजा की बेटी थी कौन, देवी। अब उस देवी से क्या करता है, अशोक शादी करता है। अब अशोक शादी करेगा तो ऑटोमेटिक है बच्चा होगा, तो उस देवी के शरीर से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म होता है। वही महेंद्र और संघमित्रा है जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ जाता है, वो आपका श्रीलंका जाता है। और श्रीलंका कौन भेजता है, ये अशोक भेजता है। हालांकि इसको बाद में हम लोग देखेंगे, पहले इतना जानते हैं कि महेंद्र और संघमित्रा का जन्म होता है किसके शरीर से, देवी के शरीर से। और ये अशोक कब शादी करता है, देखिए अशोक शादी करता है किससे, देवी से शादी करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अशोक जो है वो अपने राज्याभिषेक 269 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक होता है, हम लोग वहां भी देखे हैं। अब राज्याभिषेक में 8वें वर्ष पर कलिंग पर आक्रमण करता है, उसका 269 ईस्वी में राज्याभिषेक होता है किसका, अशोक का। अब उस राज्याभिषेक से 8वें वर्ष पर कलिंग पर आक्रमण करता है। अब एक और यहाँ से क्वेश्चन फंसता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है। हालांकि सब बता रहे हैं, धीरे धीरे आराम से आप लोग पैसेंस बनाए रखिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो 269 ईस्वी उसका राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करता है। कौन करता है, अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है, जिसका प्रमाण आपको 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। जो अशोक का 13वां शिलालेख है उसमें क्या वर्णन किया गया है, तो उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। स्टेट पीसीएस में बीपीएससी का क्वेश्चन उठाइए तब, एमपी पीसीएस का क्वेश्चन उठाए तब, यूपी पीसीएस, अदर किसी भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन उठाइए, आपको इस मतलब ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसमें क्या है, उसमें है कि 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है, किसका, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में मिलता है।
अब इस युद्ध में हुआ क्या था, 13वां जो कलिंग वाला युद्ध हुआ था, उस कलिंग युद्ध में 1,50,000 1,50,000 माने 1.5 लाख व्यक्ति को बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया गया था और तकरीबन लगभग 1 लाख आदमी को हत्या कर दिया गया था। कितना? 1,50,000 व्यक्ति को बंदी बना लिया गया था और 1 लाख आदमी को हत्या कर दिया गया था। किसके द्वारा? अशोक के सैनिक के द्वारा। और ये घटना कब का होता है? तो 269 से 8 साल बाद 269 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक होता है अशोक का, और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद क्या करता है? कलिंग पर आक्रमण करता है। तो इस कलिंग युद्ध में मतलब इतना घमासान युद्ध होता है, इतना इसमें मारकाट होता है, इतना नरसंहार होता है। इस नरसंहार को देखकर अशोक का क्या होता है? अशोक का कलेजा पिघल जाता है। इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक का कलेजा इतना पिघल जाता है कि उसी समय वो अपना हथियार को त्याग देता है और उसी टाइम कसम खाता है कि इसके बाद से हम कभी किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे और न ही किसी से युद्ध करेंगे। उस समय अपना भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का मतलब उसी समय प्रण लेता है। ठीक है, अब देखिए इस युद्ध के बाद उसका क्या होता है? हृदय परिवर्तन होता है और हृदय परिवर्तन के कारण ही देखिए भेरी घोष के स्थान पर धम्म विजय का मार्ग का अनुपालन करता है। इतना मतलब मार कर देखता है ना, इतना खून खराबा, अब उसके कारण वो क्या करता है? भेरी घोष के स्थान पर धम्म विजय का मार्ग का अनुपालन करता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार, अनुश्रुति है क्या? दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष निगोथ नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया गया। अब यहां से उसका बौद्ध धर्म से यानी कि संबंध स्थापित होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अशोक और बौद्ध धर्म का एक मेंस का टॉपिक है, क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। अशोक और बौद्ध धर्म से संबंधित उसका एक अलग टॉपिक है। हालांकि जब ये वाला जो हम लोग सेशन प्रोवाइड कराएंगे उसके बाद अशोक और बौद्ध धर्म का एक स्पेशल उसका टॉपिक बनेगा, उसको हम लोग फिर कवर करेंगे। देखिए अब यहां से नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन कि अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा किसने दिया? ठीक है, तो दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को निगोध नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? निगोध नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा। ठीक है, अब इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो अशोक का जो 14वें शिलालेख है उस 14वें शिलालेख में इसका प्रमाण मिलता है। सॉरी 14वें शिलालेख नहीं, अशोक का शासन काल का 14वें वर्ष बाद निगोध नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया गया था। लेकिन तत्पश्चात होता कथी है कि मोगली पुत्तीस यानी कि उपगुप्त के प्रभाव से वह पूर्णतः बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। हालांकि बौद्ध धर्म का उसको दीक्षा दिया जाता है अशोक को, ठीक है, लेकिन वो पूर्णतः मतलब उससे प्रभावित नहीं हो पाता है। वही उपगुप्त के द्वारा उससे जब दीक्षा दिया जाता है तो वो पूर्णतः बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है और वहां से एकदम मतलब बौद्ध धर्म का अनुयायी बन ही जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा किसने दिया गया था? हालांकि इस क्वेश्चन का जवाब जो भी मतलब आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो उसमें आपको उपगुप्त ही देखा जाएगा। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाए जैसे कि अपने शासन काल के 14वें वर्ष निगोध नामक बौद्ध ऐसे पूछेगा तो इसका आंसर होगा निगोध। ठीक है, निगोध नामक बौद्ध भिक्षु हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा कौन दिया था? अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा आपका उपगुप्त के द्वारा दिया गया था। अब देखिए अशोक को अपने शासन काल के 10वें वर्ष, अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक अपने शासन काल में सबसे सर्वप्रथम कहाँ का यात्रा किया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि ये प्रीवियस में पूछा नहीं गया है लेकिन बन सकता है, संभवतः पूछा जा सकता है। तो अशोक अपने शासन काल के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया का यात्रा करता है। कहाँ का यात्रा करता है? तो सर्वप्रथम
बोध गया की यात्रा करता है। कब? अपने शासन काल के 10वें वर्ष यानी कि 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक होता है। तो 269 ईसा पूर्व के 10 साल बाद वो कहाँ कर यात्रा करता है? तो बोध गया का यात्रा करता है। कौन करता है? अशोक करता है। पूर्णतः अपने शासन काल के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा करता है। इससे पहले हालांकि कहीं वो यात्रा नहीं किया था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए इसका आंसर अगर पूछा जाए कि वो सर्वप्रथम कहाँ का यात्रा किया हुआ था, तो सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा हो जाएगा। और रूमिनदेई अभिलेख के अनुसार 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है। देखिए 10वें वर्ष क्या करता है? बोध गया की यात्रा करता है। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है। वही लुम्बिनी जहां बौद्ध धर्म से संबंधित है, उस लुम्बिनी की यात्रा करता है। कब करता है? तो अशोक अपने शासन काल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है। और देखिए यहाँ जब लुम्बिनी की यात्रा करता है तो यहाँ कुछ विशेष होता है। इसी विशेष होने के कारण यहाँ से क्वेश्चन बनता है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ क्या करता है? जब यहाँ यात्रा करता है तो वहां भूमि कर पहले रहता है 1/6। ठीक है, जब यात्रा करता है ये अशोक, वहां भूमि कर को घटाकर 1/8 कर देता है। कौन करता है? अशोक करता है। भूमि कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। कौन किया? अशोक। अब इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? इसका जो साक्ष्य मिलता है रूमिनदेई अभिलेख से मिलता है। और रूमिनदेई अभिलेख से किसका साक्ष्य मिलता है? कि अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है। और लुम्बिनी की जब यात्रा करेगा ना, तो वहां का भूमि कर पहले था 1/6 यानी कि 1/6, तो 1/8 से घटाकर 1/6 से घटाकर 1/8 कर देता है। ठीक है, यानी कि भूमि कर को घटा देता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए अशोक के जो राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है। धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है, जिसका उल्लेख 5वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 5वें शिलालेख में मिलता है क्या? कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 14वें साल धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है। ठीक है, इसका प्रमाण आपको मिलता है 5वें शिलालेख में मिलता है। क्या मिलता है? कि धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब अशोक के द्वारा धम्म महामात्र की नियुक्ति किया जाता है तो इसका प्रमाण कहीं मिलना चाहिए ना, तो इसका प्रमाण मिलता है अशोक के 5वें शिलालेख में मिलता है। और अशोक का जो तृतीय शिलालेख है, माने अशोक का तीसरा जो शिलालेख है, उसमें किस किस का प्रमाण मिलता है? युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक आदि अधिकारी की मतलब इसका उल्लेख मिलता है। अशोक के तीसरा शिलालेख में क्या क्या मिलता है? युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक आदि अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। हाँ, यदि शिलालेख की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा इंपोर्टेंट शिलालेख अशोक का तो आपका है 13वां शिलालेख है, जिसमें 13वें शिलालेख में क्या होता है? तो 13वें शिलालेख में अशोक का जो कलिंग पर आक्रमण हुआ था, यानी कि कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं 50 बार से ऊपर पूछा गया है। जिस आपका स्टेट पीसीएस में देखिएगा वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि अशोक का कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन आपका अशोक का 13वें शिलालेख में मिलता है। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि अशोक फिर राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में जहानाबाद की यात्रा करता है। अब जहानाबाद कहाँ है? कौन जहानाबाद? तो बिहार वाला जहानाबाद। अशोक 12वें वर्ष में जहानाबाद की यात्रा करता है। देखिए जब जहानाबाद की यात्रा करता है तो वहां जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी सुदामा गुफा का निर्माण करवाता है। अभी आज का जो बराबर का पहाड़ी है और सुदामा गुफा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। ये क्या करता है? वहां जाकर सुदामा गुफा का निर्माण करवाता है और बराबर की पहाड़ी का निर्माण करवाता है। ठीक है, अभी सुदामा गुफा और बराबर की पहाड़ी का जब निर्माण करवाता है, निर्माण करवाने के साथ साथ अब वह अशोक आजीवक संप्रदाय को दान में थे। कौन है आजीवक संप्रदाय? वही आजीवक संप्रदाय जो बिंदुसार के दरबार में रहता था। उसी आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए दान में कौन दे देता है? बराबर की पहाड़ी और सुदामा गुफा को अशोक के द्वारा दान में
दे दिया जाता है। किसको? आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अशोक पहला राजा था जो अभिलेख के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया करता था। पूरे भारतीय इतिहास में अशोक पहला ऐसा राजा था जो अपने प्रजा को अभिलेख के माध्यम से संबोधित करता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक का जो अभिलेख था, देखिए अशोक का अभिलेख प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि में था। प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में पूर्वी भारत में देखने को मिलता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या निकलेगा तो थोड़ा गौर से देखिएगा। अशोक का जो अभिलेख था उस अभिलेख को प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में आपका पूर्वी भारत में मिलता है। पूर्वी भारत यानी कि बिहार तरफ में अशोक का जो अभिलेख है प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में मिलता था। वहीं खरोष्ठी लिपि में पश्चिमोत्तर भारत का जो भी उसका अभिलेख मिलता है यानी कि पाकिस्तान तरफ, वो आपका खरोष्ठी लिपि में मिलता है। ठीक है, बिहार तरफ आपका प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलता है। वहीं पाकिस्तान तरफ यानी कि पश्चिमोत्तर भारत तरफ आपका यह खरोष्ठी लिपि में मिलता है इसका अभिलेख। और ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में सीमा प्रांत में मिलता है। ठीक है, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में सीमा प्रांत में मिलता है। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। देखिए अशोक का पूरा कहानी खत्म हो गया। अब अशोक जैसे अशोक के यहाँ तक अभिलेख तक लो हम देख लिए। अब इसके बाद आता है अशोक का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अशोक का मृत्यु आपका आज का जो पाकिस्तान प्रांत है वहां अशोक का मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अब इसको मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। इससे केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बृहदत्त से कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसको 181 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या कर दिया जाता है। बृहदत्त को 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना किया जाता है। शुंग वंश की स्थापना किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया जाता है। हालांकि हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे शुंग वंश, कर्ण वंश पढ़ेंगे। उसके बाद आपका मगध साम्राज्य खत्म। उसके बाद आता है गुप्त काल पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर लिए, यहाँ तक देख लिए। अब देखिए मौर्य वंश से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे जितना भी पूछा जाएगा, मेरे अनुमान से इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। मतलब ये जो बनता है आधा घंटा की वीडियो आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये आधा घंटा का मतलब ये नहीं कि ये केवल आधा घंटा का ही वीडियो है। इसके पीछे पूरे दिन भर का मेहनत लगता है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर पर लाल कलर से सब्सक्राइब का बटन लिखा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है। आप उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर यदि आप पहले से ऑलरेडी दबा रखे हैं, क्या कीजिए, उस पर नीचे अंगूठा का बटन होगा, उसको क्लिक कर लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपका जो भी फीडबैक हो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे बौद्ध धर्म देखेंगे, जैन धर्म देखेंगे। हालांकि पहले इसको निपटा देते हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म देखेंगे। बिहार स्पेशल सीरीज आपका कंटिन्यू चलता रहेगा और मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है वो भी चलेगा। और पॉलिटी का भी सेशन स्टार्ट बहुत जल्द हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहिए मेरे ऊपर। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।